Okay, so good evening, my dear students. As you know that in our last lecture we had discussed प्योर इंडक्टिव सर्किट. ठीक है, एक ऐसा सर्किट था जिसमें हम लोगों ने इंडक्टर का यूज किया. ठीक है, सो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट हम लोगों ने कल कौन कौन सी चीज़ों की स्टडी की. हम लोगों ने जो वोल्टेज गिवन था V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उस वोल्टेज को एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में अप्लाई किया, करंट की वैल्यू निकाली. ठीक है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या था हमारा EMF वोल्टेज जो भी आप बोलो, एंड से करंट की वैल्यू क्या आई थी हमारी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी. सो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, करंट lags behind EMF by phase difference of pi by t. Then phasor diagram की स्टडी की हमने. आफ्टर phasor diagram वेव डायग्राम. एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XL and the value is omega into L. Okay, the value was omega into L. लास्ट में हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी डिस्कस किया. XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल में ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ बी पुट की, एंड वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पर ये पता किया कि डीसी सर्किट इसमें हमारा इंडक्टेंस किसी काम का नहीं होता. ठीक है, ये हमारा कल का स्टडी था. सो हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट स्टडी किया, प्योर इंडक्टिव सर्किट स्टडी किया. कल एक सर्किट और बचा है हमारा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट. कल जो कुछ हमने किया था सेम चीज आज भी वही करने वाले, एंड आज इसके आगे का हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे. पहले हम पढ़ेंगे LR सर्किट. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे CR सर्किट सीरीज में, फिर एक फाइनल सर्किट हम लोग स्टडी करेंगे LCR सर्किट, LCR इन सीरीज. ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमको स्टार्ट करना है, बट पहले हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसको स्टार्ट करते हैं. प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये हमारा टॉपिक है. ठीक है, नाउ सिंपली कल जैसे डायग्राम हम लोग इसके अंदर भी बनाएंगे. जस्ट लेट मी पोर द इन. एंड सारी चीजें जो कल हमने की थी सेम यहां पर भी हम लोग करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ डायग्राम. सिंपल है बिल्कुल डायग्राम. हाँ, कल हमने क्या यूज किया था, इंडक्टर यूज किया था, आज कैपेसिटर यूज करेंगे. सो द सिंबल ऑफ कैपेसिटर ये आपको पता है C. एंड यहां पर हमने लगा दिया हमारा AC सोर्स. And the value of this AC source is V is equals to V naught sin omega. ठीक है, स्टोरी बिल्कुल कल जैसी होगी. अगेन दिस इज व्हाट, अल्टरनेटिंग EMF, अल्टरनेटिंग करंट. सो सर्किट में करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होगी, चेंज होगी, बट हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सेलेक्ट करना होगा. सो फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हम इस सर्किट की फोटो ले लेंगे तो उस फोटो में करंट की एक डायरेक्शन हम लोगों को दिखेगी. फोटो में तो 10 बार करंट इधर उधर नहीं दिखेगा. सो फॉर एन इंस्टेंट, जो कल मैंने आपको बताया था, लेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी instantaneous current is in the direction as shown in the figure. इसका मीनिंग सिंपली, एक इंस्टेंट पर
इसमें करंट का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा. लेट सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस केस में ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट. तो इस तरीके से करंट हमारा फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब अगर ये सोर्स है, करंट इस तरफ से निकल रहा है, एक चीज तो कंफर्म है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड. सो करंट इस तरफ से निकल रहा है. दिस मीन्स दैट राइट नाउ दिस वन इज एट पॉजिटिव एंड दिस साइड इज एट नेगेटिव. ठीक है. इन द सिमिलर वे ये कैपेसिटर है. वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कैपेसिटर. पॉजिटिव साइड इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड ये प्लेट किस साइड से कनेक्टेड है फिलहाल, फॉर एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर, नेगेटिव साइड. तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. सीधा सीधा पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और इस पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस. एंड ये इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस. ठीक है. यहां तक हो गया. उसके बाद इसके अंदर करंट की एक डायरेक्शन डिसाइड कर देते हैं हम लोग, कॉज हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है. तो इसके अंदर अगेन करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं आप. सो दिस विल बी व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कल के लेक्चर में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. दैट्स वाई उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. क्या बताएं, आवाज़ तो आ रही होगी. खैर मैं थोड़ा अपनी आवाज़ बढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. सो यहां पर ये सर्किट डायग्राम हो गया हमारा. अगेन अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, समेशन डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0. समेशन डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0. सो इस सर्किट में एक पोटेंशियल ये है हमारा V, और दूसरा पोटेंशियल ये कहां पर ड्रॉप होगा, अक्रॉस दिस कैपेसिटर. अक्रॉस दिस कैपेसिटर. कल इंडक्टर था, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल हमने कितना कंसीडर किया था, VL. आज कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग कितना पोटेंशियल कंसीडर कर लेंगे, VC. एक सिंबल दे दिया उसको, पोटेंशियल दैट इज EMF अक्रॉस कैपेसिटर. कितना कंसीडर कर लेंगे, VC. तो यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं हम लोग, VC मान लेते हैं. सो अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ओवर हियर. व्हाट वी विल गेट, V. यहाँ पर पोटेंशियल देखो, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल का गेन हो रहा है, दैट्स व्हाई साइन क्या होगा, पॉजिटिव. पोटेंशियल गेन, साइन पॉजिटिव. पोटेंशियल लॉस, साइन नेगेटिव. पोटेंशियल लॉस, साइन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव. ठीक है. अब इसके बाद देखिए, हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब पोटेंशियल का क्या हुआ, गेन हुआ. ठीक है. तो यहां पर ये जो हमारा पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. इसमें चलो, यहां पर गए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. हम कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव. तो यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल का लॉस हुआ है. ठीक है. ड्रॉप लिखना ज्यादा बेटर है. ठीक. पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, तो पोटेंशियल लॉस हुआ, ड्रॉप हुआ. तो यहां पर इसका साइन क्या आ जाएगा, VC. मैं इसको यहां लिख दूं, कंफ्यूज मत होना. ठीक है. यहां लिख देता हूं, VC इज व्हाट, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर. सो इसको हम क्या लिखेंगे, -VC इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये सो V इक्वल्स टू क्या हो गया, VC. -VC उस तरफ गया, VC हो गया. नाउ टेल मी द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का पोटेंशियल क्या होता है. वी ऑल नो दैट पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस, ये सब लोगों को पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/C. कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं उसके अंदर हम लोगों ने इस चीज को स्टडी किया है. सीधा सीधा वहां लिख दिया था, V इज इक्वल्स टू Q/C होता है. किस केस में, कैपेसिटर के केस में. ठीक है. तो यहां पर हमने यहां पर V लेते हुए सफिक्स में C भी लिख दिया ताकि समझ में आए कैपेसिटर की बात हो रही है यहां पर. सो VC इज इक्वल्स टू Q/C. नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. इस वैल्यू का हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे. तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहां पर, यहां देखिए V इक्वल्स टू
V इक्वल्स टू VC की वैल्यू कितनी है Q बाय सी, Q बाय सी, देयरफॉर Q की वैल्यू हम निकालेंगे यहां पर तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा CV, Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा C। ठीक है, तो यहां तक जो स्टोरी कल हमारी चल रही थी सेम स्टोरी अभी भी हमारी यहां पर चल रही है। ठीक है, बट सिर्फ यहां पर अब किसको हमने यूज कर लिया है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, क्या होगा अब इसके बाद हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो क्या करना है। जब कभी आप लोगों को समझ में नहीं आए कि आगे करना क्या है, तो लास्ट कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल गिवन है हम लोगों को, हमने क्या निकाला था, करंट की वैल्यू। आज भी ईएमएफ गिवन है, आज भी हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। बट अभी हम इस कंसेप्ट में कहां तक पहुंचे, हम सिर्फ चार्ज तक पहुंचे। बट हमें पता है अगर कहीं चार्ज है और वो चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वहां करंट भी होगा। ठीक है, तो इसमें तो भाई करंट फ्लो हो रहा है ना, इसी करंट के वैल्यू को हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो यहां तक हो गया। इसमें से Q इज इक्वल्स टू CV, इसको याद रखो, बाकी सब तो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। ओके, सो प्लीज लुक हियर, Q इज इक्वल्स टू CV, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ज्यादा Q इज इक्वल्स टू CV, यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, ऐसे। अब Q इज इक्वल्स टू CV, सो Q इज इक्वल्स टू C, व्हाट इज V, V की वैल्यू देखो, V इक्वल्स टू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, सो वी विल पुट V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ वी नो दैट I इज इक्वल्स टू कितना होता है, I इज इक्वल्स टू dq बाय dt। करंट तो हमें पता होता है ना, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट टाइम कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हमें पता है हमेशा से, I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने I इज इक्वल्स टू dq बाय dt ले लिया। ठीक, या आप बीच में चाहो तो यार लिख देना ऐसे, वी नो दैट I इज इक्वल्स टू dq बाय dt, ये लिखा हमने क्योंकि हमें करंट निकालना है। ठीक, सो I इज इक्वल्स टू, अब d बाय dt को हम एज इट इज लिखेंगे यहां पर d बाय dt। ठीक है, और q की वैल्यू कितनी है, c v नॉट साइन ओमेगा टी, तो q की जगह हम क्या लिखेंगे, c v नॉट साइन ओमेगा। सिंपली इस वैल्यू में I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt में d अपॉन dt एज इट इज, q की जगह c v नॉट साइन ओमेगा टी हमने पुट कर दिया। नाउ व्हाट इज c, कांस्टेंट। आपको पता है कैपेसिटर के केस में मैंने पढ़ाया था, C किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, इन सब चीजों पर, मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, इन पर डिपेंड करता है हमारा कैपेसिटर। एंड फॉर वन कैपेसिटर विच वी आर यूजिंग इन दिस सर्किट इज कांस्टेंट। V नॉट पीक वैल्यू ऑफ द EMF अगेन कांस्टेंट, एंड द थिंग्स विच आर कांस्टेंट वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। सो CV नॉट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। I इक्वल्स टू CV नॉट, क्या बचा हमारे पास, d बाय dt साइन ओमेगा टी। सो हियर वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, देयरफॉर I इक्वल्स टू CV नॉट। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, मैंने कल बताया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस। बिल्कुल क्लियर, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साइन का दोनों कॉस होता है, बट डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस और इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये एक पहली चीज है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। डिस्टर्ब किसने किया, ओमेगा टी ने, ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, ओमेगा आएगा। और इस ओमेगा को डेरिवेटिव जब लेते हैं, डेरिवेटिव में तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बट इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल बिल्कुल सबको पता है मैथमेटिक्स वालों को। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा साथ। अब इसको सेट करके लिख देंगे, सो I इक्वल्स टू CV नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब इसी इक्वेशन को देखो मैं कैसे लिखता हूं,
आई सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी को हम यहां पर देखो कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपनी जगह पर है, ऊपर है वी नॉट, और ये जो सी ओमेगा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है भाई, वी नॉट ऊपर है, सी ओमेगा को रेसिप्रोकल लिख दे, इसका मतलब सी ओमेगा एक्चुअली कहां है, वो न्यूमरेटर में ही है, सिर्फ इसको मैंने इस तरीके से लिखा, बोथ आर दी व्हाट सेम थिंग, एंड फिर उसके साथ साथ कौन है हमारे यहां पर कॉस ओमेगा टी, कौन है कॉस ओमेगा टी। अब इस टर्म को देखिए आई इक्वल्स टू, इसको मैं ले लेता हूं आई नॉट, ये जो पूरी टर्म दिख रही है आपको इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया है आई नॉट, और ये क्या है हमारा कॉस ओमेगा टी, ये मिल गई हमें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल्स टू आई नॉट, हियर I naught is equals to V naught upon 1 upon C omega. I naught is equals to V naught upon 1 upon C omega को हमने क्या कंसीडर किया है, I naught कंसीडर किया है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब सेम V naught upon, कल वाला स्टोरी याद रखिए, I naught is equals to V naught upon R, ये रेजिस्टेंस वाले केस में मिला था, सो I इक्वल्स टू जो भी पोटेंशियल अपॉन होता है वो हमें करंट देता है, फिर उसके बाद कल हमने निकाला आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये किसके केस में था, रेजिस्टेंस के केस में था, ये किस केस में था, ये इंडक्टर के केस में था, ये इंडक्टर के केस में था। अब इसके बाद जो है माय डियर्स, अब इसके बाद जो है वो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन, ये भी इन्हीं के जैसा है, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, तो ये किस केस में आया, कैपेसिटर के केस में आया, किस केस में आया, ये कैपेसिटर के केस में आया। सो वी नॉट के नीचे जो भी होता है वो रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, वो रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, इसका नाम हमने दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा एल का नाम कल हमने दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि वो इंडक्टर वाले केस में था। 1 अपॉन सी ओमेगा का नाम हम देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम देंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो हियर अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी ओमेगा, ठीक है, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड ये भी किस चीज का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर एक एसी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस लगा है तो वो अपोज करेगा, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उस प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये एक्सएल, ये जो ओमेगा एल आया था ये वहां रेजिस्टेंस का काम करता था, बट नाम हमने उसका क्या रखा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आज प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ये टर्म आई 1 अपॉन सी ओमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सी, और इसका नाम क्या है, क्योंकि इस सर्किट में कैपेसिटर को हमने यूज किया है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस ही, अगर ये भी रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, ओम होगा, देयरफॉर एक्सी का यूनिट भी क्या हो गया, ओम हो गया, ठीक है। तो यहां तक हमारी सारी चीज हो गई। अब इसके बाद क्या, ठीक है, जस्ट वेट, हम यहां तक आ गए, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमारा वोल्टेज ईएमएफ कितना है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, करंट कितना है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी, ओके, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसके साथ भी फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बना सकते हैं, बट कल मैंने आपको बताया था हमारा वोल्टेज साइन में है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो करंट है वो भी किस में आ जाए, साइन में आ जाए, किस में आ जाए, साइन ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस साइड को जो है वो मिटा देता हूं, ठीक है, यहां पर आ जाओ, ठीक, क्या है हमारा, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आंसर आ गया, बट इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, नथिंग एल्स, ठीक, ठीक है, बाकी लास्ट में और देख लेंगे इसको।
कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था I इक्वल्स टू आई नॉट। मैंने बताया था अगर माइनस कॉस ओमेगा टी रहे, कल मैंने लिख कर दिया था आपको, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड अगर प्लस कॉस ओमेगा टी रहे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सीधा सीधा कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कल इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये छोटा सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, छोटा सा मैथमेटिक्स है एंड नथिंग एल्स। सो आई इक्वल्स टू आई नॉट, यहां लगे तो आप लिख लेना कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। ये यूज किया मैंने यहाँ पर, एक बार और लिख दिया आप लोगों के लिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि कौन जो है वो हमारा आगे, आप ईएमएफ देखो, सॉरी ईएमएफ नहीं, इसकी v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है। सो करंट I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यस सर, साइन 90 माइनस थीटा होता है, फिर आपने साइन 90 प्लस थीटा क्यों लिखा? साइन 90 में वो भी होता है, बट ये एक फॉर्मूला तो मैं कल बताया था बेटा आप लोगों को कि यहां पर साइन कॉस थीटा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी होता है, ये भी होता है। मैं क्योंकि ओमेगा टी को माइनस नहीं लेना चाहता, मैं यहां पर ओमेगा टी को माइनस नहीं रखना चाहता, इस वजह से मैं हमेशा साइन का वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसमें ओमेगा टी क्या हो, पॉजिटिव। हाँ, उससे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, नो डाउट, बट फिर होगा आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि एक कैलकुलेशन में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फॉर द इजीनेस मैंने कंसेप्ट ये रखा है कि हर जगह पर फॉर्मूला वो यूज करो जहां ओमेगा टी हमेशा हमें पॉजिटिव मिले, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों फॉर्मूले को आप देखो, यहां पर आप देखोगे v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, मतलब ईएमएफ का फेज कितना है, ओमेगा टी, और करंट का जो फेज है, करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। कल ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 था इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर के केस में क्या है, ओमेगा टी तो है ही है और उससे प्लस पाई बाय 2 और आगे, मतलब कौन आगे है, करंट। देखो ओमेगा टी तो है ही है, लेकिन ओमेगा टी में प्लस पाई बाय 2 और आगे है। इसका मतलब इन दिस करंट लीड्स, करंट लीड्स, करंट आगे, कल करंट पीछे था, करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज पाई बाय 2। करंट लीड्स ईएमएफ, करंट जो वो ईएमएफ के आगे है, ये ओमेगा टी, करंट ओमेगा टी, बट ईएमएफ ओमेगा टी पर स्टॉप होता है, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो करंट ईएमएफ से पाई बाय 2 आगे है। सो हियर करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज पाई बाय 2। अब बिल्कुल कंफर्म रखो, तीनों सर्किट का यहां तक हो गया। इफ आई विल आस्क अबाउट रेजिस्टेंस, देन इन रेजिस्टेंस करंट एंड रेजिस्टेंस बोथ, करंट एंड EMF in case of pure resistive circuit, फिर से बोल रहा हूं, नंबर 1, in case of pure resistive circuit EMF and current both have same phase, नोट्स में देख लेना। नंबर 2, for pure inductive circuit करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय फेज पाई बाय 2, करंट इंडक्टर के केस में EMF से पाई बाय 2 पीछे होता है, कल पूरा डिस्कशन हमने उसका किया है। आज यहां पर आप देख सकते हो, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स फेज बाय पाई बाय 2, करंट लीड्स EMF बाय फेज पाई बाय 2, ये एमसीक्यूज में भी आता है। तो रेजिस्टेंस वाला तो दिमाग से निकाल ही दो, उसमें सब बराबर है, कोई फेस का परफेक्ट, कोई गड़बड़ नहीं है वहां। गड़बड़ किसमें है, इंडक्टर और कैपेसिटर, कंफ्यूज नहीं होना। इंडक्टर में बस एक चीज याद रख लो, इंडक्टर में करंट पीछे, कैपेसिटर में करंट आगे, बात खत्म, फिर उसके बाद कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। तो यहां तक हमारा ये केस हो गया। अब इसके बाद ठीक है क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद इसके फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के बाद वेव डायग्राम, इसका काम भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस, अभी पूरा हटा देता हूं मैं, नोट्स कल के भी मैंने सेंड नहीं किए, एक साथ आपको मिल जाएंगी। और एक चीज और याद रखना,
इंडक्टर वाले केस में करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया था? इंटीग्रेशन का। कैपेसिटर में करंट निकालने के लिए हमने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया? डेरिवेटिव का। ये सब थोड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो अगर डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आएगा तो आप फंसोगे नहीं, आपको क्लियर रहेगा हाँ किसमें क्या यूज करना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करके रखा करो। पूरा डेरिवेशन इजी है, आप एक बार चले जाओगे आप लोग आसानी से कर लोगे, बट बीच में अटकते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर, ठीक है? प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करो इसके अच्छे तरीके से, बस ठीक है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, और इस साइड में साथ में वेव डायग्राम भी बना देता हूं, ठीक है? वेव डायग्राम। अब कल फेजर और वेव बहुत अच्छे से बता चुका हूं तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा सीधा क्या तरीका है हमारा फेजर का? एक्स एक्सिस बनाओ। अच्छा पहले लिख देता हूं मैं दोनों के लिए सेम चीज। वोल्टेज कितना? V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया एक्स एक्सिस हमारा, ये ले लिया हम लोगों ने हमारा वाई एक्सिस, ठीक है? चलो सबसे पहले क्या बनाना? फेजर्स आर व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर्स। फेजर्स क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर्स। यहां पर भी फिर से वही बात बोलूंगा आप लोगों को, कौन बड़ा है कौन छोटा है कैलकुलेशन में समझ में नहीं आएगा। ये तो पता चलेगा हम लोगों को कहां से? हमने क्या निकाला है? आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने क्या नाम दिया? एक्स सी, ठीक है? ये याद रखना, 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने क्या नाम दिया है? एक्स सी बोला है। इसका मतलब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या नाम दिया? एक्स सी। तो यहां क्या लिखेंगे? एक्स सी, ठीक है? अब ये तो डिपेंड करता है, 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू अगर 1 हुई तो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट। बाकी मैथमेटिक्स आपको पता है, तो ये तो जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस सर्किट का तब हम डिसाइड करेंगे, या जो कुछ आएगा वहां से पता चलेगा कौन आगे है कौन पीछे, ठीक है? तो ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, यहां पर हम लोग फिर डायरेक्टली नहीं बता सकते, बट फिर भी मान लो कि ईएमएफ ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, मान लेते हैं। तो यहां पर हम जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, जब मैं आपको फेजर बता रहा था तो फेजर में क्या बताया था? लेंथ ऑफ द वेक्टर्स विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट। जिसका वेक्टर, जिसकी लाइन बड़ी होगी उसका मतलब वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां मान लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो कौन सा ज्यादा है? ईएमएफ का, ठीक है? ईएमएफ का फेज कितना है? ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस से कितना जाएंगे? ओमेगा टी। तो ये चले गए हम लोग ओमेगा टी, ठीक है? ये क्या है? वी नॉट की वैल्यू। किसकी वैल्यू? वी नॉट की वैल्यू, ठीक है? और ये कितना? ओमेगा टी। चलो करंट की तरफ चलते हैं। करंट की वैल्यू कितनी है? ये देखिए करंट कितना है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। एक्स एक्सिस से करंट भी कितना जाएगा? पहले ओमेगा टी, तो एक्स एक्सिस से करंट कहां पहुंच गया? ओमेगा टी। ओमेगा टी के बाद और कितना जाना है करंट को? पाई बाय 2। ये चला पाई बाय 2, ठीक है? तो इस लाइन पर इधर एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस पर कैसी आए? पाई बाय 2 आए, 90 डिग्री पर आए। तो ये देखिए ऐसे, ठीक है? तो करंट पहले कितना चला? ओमेगा टी, यहां से यहां तक, फिर उसके बाद और कितना? पाई बाय 2। ये किसकी वैल्यू है? पीक करंट की वैल्यू है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम, ठीक है? इतना ही बनाना है आपको, बहुत ज्यादा इसके अंदर बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप दोनों इक्वल भी ले सकते हैं, मैंने अभी बताया। यहां पर हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कौन बड़ा है कौन छोटा है, मान लिया है ईएमएफ। इस चैप्टर में जनरली मानना ईएमएफ ही ज्यादा होता है। तो ईएमएफ का जो वैल्यू है, चाहे वो फेजर डायग्राम हो चाहे वेव डायग्राम हो, ईएमएफ का थोड़ा सा बड़ा बनाना और करंट का थोड़ा सा छोटा बनाना, ठीक है? क्योंकि जनरली अगर हम इस कंसेप्ट के हिसाब से देखें, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब अगर हम इस हिसाब से देखें तो वी नॉट में से कुछ डिवाइड करते हैं तो करंट आता है। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो ईएमएफ से छोटा है। इन स्पेशल, एक दो स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर ये ज्यादा होता है, अदरवाइज इन जनरल करंट क्या होता है? करंट की वैल्यू ईएमएफ से कम ही होती है। बट ऐसा कोई अलग से आपसे डिस्कशन क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब है उससे इन सारी चीजों से, ठीक है? ओके। और कल भी मैंने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को बताया था कि इंडक्टर वाले केस में हमने क्या किया था? कल करंट बनाया था,
ऐसे मैंने बोला करंट बता दो, क्योंकि करंट और ईएमएफ इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का है। कल कौन आगे था, कल ईएमएफ आगे था और करंट पीछे था, तो ऐसे बना था, ये हमने लिया था V नॉट। आज कौन आगे है, आज देखो करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, आज करंट आगे है, करंट आगे, तो करंट हम यही बनाएंगे, करंट यही बनाएंगे। बट अब ये किसका केस था, इंडक्टर का केस था। अब ये जो बनाऊंगा ये किसका केस होगा, कैपेसिटर का केस होगा। सो कैपेसिटर के केस में ये बन गया करंट, करंट आगे है कि पीछे, वोल्टेज से ईएमएफ से करंट 90 आगे है, इसका मतलब V नॉट पीछे है करंट से, कितना 90, तो पीछे है तो ऐसा बना देंगे V नॉट, ये पीछे है करंट, सॉरी वोल्टेज, तो ये पीछे कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन की बात है। ये फेजर है, अभी वेव डायग्राम बनाएंगे, ये कोई अलग से इनका कोई नाम वाम नहीं है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए सीधा सीधा सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए नथिंग एल्स, ठीक। वेव डायग्राम डिस्कस करते हैं। वेव डायग्राम में भी हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा आपको पता है क्या करना होता है। ये हो गया हमारा एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं एंगल, ठीक है। इस एक्सिस पर हमारा करंट होगा एंड ईएमएफ होगा, ओके। चलिए फिर से देख लेना, V इक्वल्स टू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको ये V की वैल्यू तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगी। यहां पर एक बार एंगल 0, फिर एंगल कितना लेंगे पाई बाय 2, फिर उसके बाद पाई, उसके बाद 3 पाई बाय 2 एंड लास्ट में कितना 2 पाई। तो यहाँ तो सीधा सीधा ओमेगा टी की जगह कितना पुट करेंगे, 0, 90, 180, 270, 360। तो साइन 0, 180, 3 सब आपको पता है। अब यहाँ पर आप चाहोगे तो ओमेगा टी की बार एक बार 0 पुट करोगे, 0 प्लस पाई बाय 2 आएगा। तो इतने सारे झंझट में ना पड़ते हुए ये इक्वेशन भी कहाँ से आई है, कल वाला याद कीजिए। कल एक स्टेप पीछे गए थे, आज भी एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी से हमने ये इक्वेशन बनाई है, तो यहां पर भी इसको ले लेते हैं सीधा सीधा वैल्यूज निकालने के लिए। अब हमको पता है cos 0 कितना, cos पाई बाय 2 कितना, cos पाई कितना, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, फटाफट वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा देखते हैं हम लोग, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1। अभी मैं ईएमएफ बना रहा हूं, ठीक है। साइन एक बार 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, साइन 90 कितना हो गया 1। फिर उसके बाद पाई पर कितना होता है 0, 3 पाई बाय 2 पर कितना होता है -1 और 2 पाई पर अगेन कितना हो जाता है 0। तो ये किसका हमारा बन गया ग्राफ, ये बन गया हमारा ऐसे, ये ईएमएफ का ग्राफ बन गया। थोड़ा सा स्मूथ बनाना, मेरा थोड़ा सा छोटा बड़ा बन रहा है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, आप स्मूथली उसको बना लेना। कॉस की बात करते हैं, फिर से कल वाली बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कॉस का साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। कॉस अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, कॉस अगर नेगेटिव है तो ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। कल कॉस नेगेटिव था तो इंडक्टर वाले केस में जो वेव डायग्राम बनी थी वो नीचे से स्टार्ट हो रही थी। आज कॉस पॉजिटिव है तो कहां से बनेगी डायग्राम, ऊपर से बनेगी। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, कॉस 0 कितना होता है 1 इंटू आई नॉट कितना हो गया आई नॉट, मतलब यहीं पर करंट हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। फिर cos 90 कितना होता है 0, ठीक है। फिर उसके बाद cos पाई कितना होता है -1, cos 270 कितना होता है फिर से हमारा कितना 0, एंड उसके बाद cos 2 पाई कितना होता है, थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, एक सेकंड ऐसे कर देता हूं। तो देखिए फिर से cos 0 पर कितना हो गया इतना, cos पाई बाय 2 0, फिर उसके बाद -1, फिर से 0, ठीक है। एंड उसके बाद फिर कितना होता है मैक्सिमम होता है। छोटा बनाना आप लोग, ईएमएफ से ग्राफ छोटा ही बनाना करंट का, ठीक है। यहाँ पर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये देखो कैसा बनेगा, ये चला ऐसा, ठीक है। तो ये जो डॉटेड वाला मैंने बनाया है ये किसका है, करंट का है, एंड ये जो सॉलिड वाला है ये किसका है, वोल्टेज का है। ये किसका है, करंट का, ठीक है। सो दिस इज फेजर डायग्राम, दिस इज वेव डायग्राम। अगर आपसे प्योर बिल्कुल एक सर्किट के बारे में पूछे 3 मार्क्स के लिए तो ड्रॉ द डायग्राम,
फिर पूरा जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सारा, लास्ट में फेजर एंड उसके बाद वेव डायग्राम। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपको करना है। सो हियर वी हैड कंप्लीटेड 3 स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। लेट मी चेक। अच्छा, कल वाला एक एग्जांपल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक ग्राफ बनाया था फ्रीक्वेंसी और एक्सएल, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। आज भी फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। अगर आ गया कभी तो आपको उसका नेचर पता होना चाहिए। कल जो नेचर था इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अब आज जो ग्राफ है वो देख लेते हैं जल्दी से। क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको किससे डिनोट करते हैं? XC से। हमारे पास इक्वेशन क्या है? I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा C को हमने क्या कंसीडर किया है? XC। सो I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन XC। रेफरेंस XC को हमने क्या माना है? 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, सो हियर XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा आपको पता है क्या होता है? 2 पाई एफ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी? 2 पाई एफ इंटू सी। बाकी सबको भूल जाइए। आप देखिए XC और F ये कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं हमको। ठीक है, सो हियर XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। इसका मतलब क्या है? यहाँ ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस ग्राफ पर हम क्या ले लेते हैं? फ्रीक्वेंसी, और इस ग्राफ पर क्या ले लेते हैं हम लोग? सॉरी, XC ले लेते हैं, XC। अब इनवर्सली का मीनिंग आपको पता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी तो ओमेगा C घटते जाएगा। एंड इनवर्स ग्राफ का नेचर ऐसा आता है। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है इस तरफ, तो इसकी हाइट क्या होते जा रही है? कम। पहले इतनी हाइट थी, फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ी। अब देखो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी 0 से, और ओमेगा C इतना हो गया। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन XC एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक चीज और है, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग फट से। ठीक है, नोट फॉर DC सर्किट। अभी हमने पूरा डिस्कशन किसके हिसाब से किया है? पूरा डिस्कशन हमने एक ऐसा सर्किट लिया जिसमें कैपेसिटर लगा था, बट सोर्स कैसा था? अल्टरनेटिंग सोर्स। अब हम जो सोर्स ले रहे हैं डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट वाला। तो देखते हैं, जैसे कल हम लोगों ने इंडक्टर के लिए डिस्कस किया था। सो फॉर डीसी सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें सोर्स कैसा हो? हमारा बैटरी वाला। ठीक है, डायरेक्ट करंट वाला। सो डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों 0? फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? कितनी बार करंट ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। डीसी करंट में तो एक भी बार चेंज नहीं होती डायरेक्शन करंट की। स्टार्ट याद कीजिए, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एसी। ठीक है, सबसे पहले डीसी के बारे में बताया था, विच डू नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और एसी जो अपने डायरेक्शन चेंज करता है बार बार। तो डीसी में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती करंट की, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0। नाउ वी नो दैट XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। सो XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C। अब यहां पर आप देखोगे F की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसके अंदर पुट करेंगे 1 अपॉन 0 पुट करेंगे, सब 0 हो जाएगा। एंड 1 अपॉन 0 कितना होता है? इंफिनिटी होता है। 1 अपॉन 0, ठीक है, नॉट डिफाइंड। सो हियर I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन XC। यहां तक XC की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू डीसी सर्किट के लिए, इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू, XC का नाम क्या है? इंडक्टिव कैपेसिटेंस फॉर डीसी सर्किट। कितना? नॉट डिफाइंड आया। तो अब उसमें करंट देख लेते हैं कितना आएगा। I नॉट इज इक्वल्स टू कितना होता है? V नॉट अपॉन C। V नॉट अपॉन नीचे XC है। ठीक है, XC कितना आया माय डियर्स? इंफिनिटी आया। तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी?
जीरो आ जाएगी। सो नो करंट फ्लोज, ठीक है ना, नो करंट फ्लोज इन ब्रांच नो करंट फ्लोज, बिकॉज करंट की वैल्यू कितनी आई, जीरो। नो करंट फ्लोज इन ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर फॉर कांस्टेंट करंट, मतलब डीसी करंट, क्योंकि डीसी करंट कैसा होता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट होता है। तो थोड़ा सा सोचना इस वर्ड्स के बारे में, नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे सोचना कि कैपेसिटर में, अगर किसी कैपेसिटर को ऐसे सर्किट में लगाया जाए जिसमें सोर्स कितना है, डीसी है, तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। इसका मतलब नो करंट फ्लोज इन अ ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर। ऐसा कोई जगह है जिसमें कैपेसिटर है और डीसी सोर्स लगा है, फिर भी करंट कैपेसिटर में से, उस ब्रांच में से फ्लो नहीं होता। रीजन है ये तो लिखा, अब इसका रीजन आप सोच कर आना कि क्या रीजन है इसका, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा कंफर्म पूरा का पूरा कैपेसिटिव सर्किट एज वेल एज इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अब बिना रुके मैं अगला कंसेप्ट अभी की अभी स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी 15 मिनट्स में कंसेप्ट जितना भी होगा पूरा आपको याद करके रखना है। कल बिल्कुल उसी के एक स्टेप आगे से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब जो नया कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है उसमें 3 चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोगों ने ऐसे सर्किट्स पढ़े जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस था, या तो सिर्फ हमारा कैपेसिटर था, या तो सिर्फ उसमें इंडक्टर था। अब ऐसे सर्किट हम लोग पढ़ेंगे, 2 टाइप के बनाएंगे, 2 के कॉम्बिनेशन, फिर एक बार 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन है LR सर्किट। यस सर यस, बहुत ब्लर हो रहा है सर।